digestive glands, human digestive glands like salivary gland, liver, pancreas, gallbladder, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है दोस्तों? हिस्टोलॉजी से मतलब है कि अगर हम एलिमेंट्री कैनाल के एक सेक्शन को कट करें और कट करने के बाद में इसकी हम स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें अंदर सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा दिखेगा। सपोज अगर हम इसको मान लें कि जो हमारा ये पेन है ये राउंड सर्कुलर है और ये हमारी इंटेस्टाइन है। ओके, अगर हम इस इंटेस्टाइन के पोर्शन को इस तरीके से कट करते हैं और कट करने के बाद में ये हमारे को ये अरेंजमेंट अंदर सेल्स की अरेंजमेंट किस तरीके से नजर आएगी। ठीक है, तो मैं इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ समझाने के लिए कुछ कोशिश की है कि इस तरीके से अगर हम इसको कट कर लेते हैं तो इस तरीके से जो एक चारों तरफ से लेयर हैं उनकी लेयर्स जो अरेंज होंगी वो कुछ ऐसे अरेंज होंगी राउंड शेप में, वो इस तरीके से। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये इंटेस्टाइन की, उसको हम सिरोसा कहते हैं दोस्तों। सिरोसा इसका नाम होता है, सिरोसा कहते हैं। अगर सिरोसा से थोड़ा अंदर की तरफ मूव करेंगे तो अंदर की जो लेयर है जिसका नाम होता है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस और मस्कुलरिस लेयर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। मस्कुलरिस के अंदर क्या होता है कि जो आउटर लेयर जो होती है, ये मस्कुलरिस की आउटर लेयर है, इसके अंदर जितनी भी जो मसल्स होती हैं वो सर्कुलर वे में अरेंज होती है दोस्तों। सर्कुलर वे में अरेंज होती है, इस वजह से ये सर्कुलर मसल्स हैं। इसी वजह से मस्कुलरिस की ये आउटर है। और मस्कुलरिस में सर्कुलर के अंदर की तरफ मूव करेंगे तो अंदर जो ये मसल्स हैं ये सारी की सारी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से अरेंजमेंट है। सर्कुलर के अंदर मसल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। ओके, तो ये मस्कुलरिस के दो पार्ट हो गए, सर्कुलर मसल्स आउटर हो गई, इनर हो गई लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इससे भी अंदर हम पार्ट करते हैं, जो हमारा थर्ड पार्ट है वो इनसे मिलकर बना है। इनर की थर्ड लेयर है ये हमारी सिरोसा फर्स्ट लेयर थी, सेकंड मस्कुलरिस थी। और मस्कुलरिस में भी दो पार्ट थे, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। उसके अंदर हम जाएंगे म्यूकोसा के अंदर, तो ये सब म्यूकोसा लेयर है जो जस्ट हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के अंदर का वाला पोर्शन है। और इसके अंदर जो पोर्शन है वो जो हमारी मसल्स की लेयर है जिसको हम कहते हैं म्यूकोसा। अब इसी म्यूकोसा के अंदर ये आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से नजर आएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, विलाई या माइक्रोविलाई कहते हैं दोस्तों। अभी मैंने माइक्रोविलाई का थोड़ा एनलार्ज करके डायग्राम बनाया है जिसे हम समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि फूड का जो डाइजेशन होता है और एब्सॉर्प्शन होता है वो इन्हीं माइक्रोविलाइज के बीच में होता है। सपोज ये फूड पार्टिकल्स हैं, डाइजेस्टेड हैं, तो यहाँ से जो ये एपिथेलियम की जो विलाइज की जो ये एपिथेलियम लेयर्स है, यहां से डायरेक्टली ये डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है। ये थोड़ा एनलार्ज व्यू है, ये हमारी विलाई है। विलाई की जो आउटर लेयर होती है ये एपिथेलियम सेल से मिलकर बनी हुई है, ये एपिथेलियम सेल्स हैं दोस्तों। और इसके बीच में ये क्या है, आर्टरीज फ्लो कर रही हैं और वेन्स हैं, काफी पतली बारीक होती है। और यहाँ ये ऊपर जाके डिवाइड होकर बहुत बारीक हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कैपिलरीज। ओके, अब होता क्या है, जो भी फूड पार्टिकल डाइजेस्टेड मटेरियल्स हैं जब वो विलाई के पास मौजूद होते हैं तो इन एपिथेलियम से ये एब्जॉर्ब हो करके इन्हीं कैपिलरीज में ट्रांसफर हो जाते हैं। और कैपिलरीज इन डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पूरी बॉडी की सेल्स में सब जगह ट्रांसफर कर देती हैं। तो ये मैंने आपके सामने जो डायग्राम बनाया ये विलाई का है और ये हमारी इंटेस्टाइन का। अगर हम टीएस सेक्शन कट करें, टीएस सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन, तो हमारी ये सारी लेयर सामने होती है, जैसे सिरोसा आउटर मोस्ट, मस्कुलरिस मिडल जिसमें दो पार्ट है, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल, और इनर मोस्ट सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, और सबसे अंदर हमारी विलाई। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, ये एग्जाम्स में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे, तो हम सभी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को जो भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड। हम एलिमेंट्री कैनाल में सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर जो पार्ट्स हैं और उनके जो ग्लैंड्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये 3 पेयर जो प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, जो है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर, ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। और इनसे निकलने वाली जो डक्ट है, डक्ट मीन्स ओपनिंग। ओके, ये डक्ट जो है ये हमारे ओरल कैविटी में माउथ में
ओपन होती है और यहां से इसमें से सलाइवा निकलता है। अभी सलाइवा का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो कंपोनेंट हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सलाइवा है, इसके अंदर जो एंजाइम होता है उसे हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज, और सलाइवरी एमाइलेज है, इसके अंदर जो एक्टिव पार्ट है दैट इज कॉल्ड टाइलिन। टाइलिन एंजाइम होता है दोस्तों, ठीक है। इसी का रोल होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट पार्ट के ऊपर। उसके अलावा जो हमारा सलाइवा है ये इलेक्ट्रोलाइट में भी रिच होता है, और इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं देख लीजिए। इसमें सोडियम प्रेजेंट होता है, पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्लोरीन आयन प्रेजेंट होते हैं, और कुछ कार्बोनेट आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि डाइजेशन में इसके रोल को एक्टिवेट करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइसोजाइम भी प्रेजेंट होता है, जो कि कुछ फूड पार्ट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है। सलाइवरी एमाइलेज, कुछ इलेक्ट्रोलाइट और लाइसोजाइम। और सलाइवरी एमाइलेज में जो ये पार्ट है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्या प्रेजेंट होता है, टाइलिन। ये क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर और इस साल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ चुका है। तो ये हमें ध्यान रखना है, पहला ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा पैनक्रियास। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियास। अच्छा, पैनक्रियास के पहले हम स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। ये जो गॉल ब्लैडर से एक बाइल डक्ट आ रही है, क्योंकि ये लीवर से और गॉल ब्लैडर से बाइल लेके आती है, तो इसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट आगे आने के बाद में पैनक्रियास से निकलने वाली डक्ट के साथ यहाँ ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। तो ये पैनक्रियास है। पैनक्रियास से जो एराइज होने वाली हमारी डक्ट है, इसको हम कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट ज्वाइन होने के बाद ये आगे की तरफ मूव करती है, क्योंकि ये ज्वाइन हो गई है। अब जो ये कॉमन डक्ट बन गई है, इसको हम कहते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो वर्ड लीवर से लिया गया है दोस्तों, लीवर को हेपेटिक ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये लीवर से बाइल वाली डक्ट है, जुड़ गई है पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ में, तो यहां से पोर्शन को हम हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। अब ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट आगे जाकर के ड्यूडेनम के जो हमारा यू शेप स्ट्रक्चर है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम है, उसके साथ ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी दो वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पिंचर ऑफ ओडी। ये स्पिंचर ऑफ ओडी क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से जो बाइल रिलीज होता है और पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, वो इसको ड्यूडेनम में जाने के लिए रोकते हैं, जितना जरूरत है उतना जाने देते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों स्पिंचर ऑफ ओडी जो वाल्व हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि पैनक्रियाटिक जूस और बाइल के मिक्सचर को ड्यूडेनम में जाने के लिए गार्ड करते हैं, रोकते हैं या चेक करते हैं। अब खास बात क्या है, जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड में पैनक्रियाज है, इसके दो टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला है एंडोक्राइन फंक्शन, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है कि अल्फा और बीटा सेल्स की बात करते हैं, जहां से इंसुलिन और ग्लूकागन निकलता है, वो हम हार्मोन सिस्टम में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हम पैनक्रियाज का दूसरा सिस्टम क्या है, एक्सोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन मतलब जो सिक्रीशन होता है डायरेक्टली वो किसी डक्ट या हॉलो ऑर्गन में रिलीज होता है। यहाँ जो सिक्रीशन बन रहा है वो एक हॉलो ऑर्गन ड्यूडेनम में रिलीज हो, एक्सोक्राइन फंक्शन है। तो इसमें क्या रिलीज होता है, पैनक्रियाटिक जूस। बेसिकली पैनक्रियाटिक जूस जो है ये मिक्सचर है बहुत सारे एंजाइम्स का। चलो हम बात कर देते हैं जो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। सबसे पहले जो हमें नाम हमेशा याद रहते हैं, दैट इज लाइपेज एंड अमाइलेज। लाइपेज जो है ये फैट मॉलिक्यूल्स के डाइजेशन में और बिग मॉलिक्यूल के डाइजेशन में हेल्प करता है। और क्या करता है, लाइपेज जो इमल्सिफाइड फैट होती है बाइल की वजह से, उसको छोटे फैटी एसिड और ग्लिसरोल्स में तोड़ देती है और लाइपेज उसका डाइजेशन कर देता है, ओके। और जो एमाइलेज है, ये एमाइलेज जो डाइजेस्टेड डाइसैक्राइड और मोनोसैक्राइड है उनके डाइजेशन में और उनको हेल्प करता है। इसके अलावा पैनक्रियास से कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं दोस्तों। फर्स्ट है ट्रिप्सिनोजन, सेकंड है क्राइमोट्रिप्सिनोजन एंड थर्ड है प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये जो तीनों एंजाइम होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं दोस्तों। लेकिन ये एक्टिव कब होते हैं, जब ये बाइल प्लस HCl प्लस पेप्सिन इन सबके कांटेक्ट में आते हैं, तो फाइनली ये तीनों के तीनों एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये तीनों एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होने के बाद में इनका पूरा का पूरा रोल जो होता है वो प्रोटीन डाइजेशन में होता है, और ये प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं एमाइनो एसिड्स में और नाइट्रोजनस बेसिस में, जिससे उनका इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये एंजाइम्स के नाम याद रखने, ये एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा पैनक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन है,
ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, पैनक्रियाटिक जूस का जो पीएच होता है वो करीबन 8 होता है, ठीक है। लेकिन जब इसमें बाइल मिक्स हो जाता है तो इसके बाद में इसका जो पीएच है वो 6 to 8 के बीच में रहता है। ये चीज हमें थोड़ा ध्यान रखने वाली है। वैसे तो कम पूछी जाती है, लेकिन फिर भी फॉर नॉलेज हमें ये याद रखनी चाहिए। तो हमारे सामने पार्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा थर्ड ग्लैंड है लीवर। और लीवर कहाँ होता है दोस्तों? ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड को होता है। अगर हम इसको एब्डोमिनल कैविटी माने और ये डायफ्राम है, तो हमारा जो लीवर है वो यहाँ लोकेटेड होता है। ओके, एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में। अच्छा, अगर इसके हम थोड़ा सा और जाने तो लीवर जो होता है दोस्तों, इसमें लोब्स होती है, 2 पार्ट्स होते हैं। राइट लोब थोड़ी बड़ी होती है और लेफ्ट लोब है छोटी। एक्चुअली लीवर एक पूरा सिंगल पार्ट नहीं होता। एक्चुअली लीवर हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट बड़ा होता है, एक थोड़ा छोटा होता है। जो राइट लोब है थोड़ी लार्ज साइज में होती है और जो लेफ्ट लोब है थोड़ी सी छोटी होती है। ये मैंने इसके बीच में से बाइफर्केशन आपको दिखाया हुआ है। ये हमारा लीवर है। अब लीवर की दोनों लोब में से ये डक्ट एराइज होती हैं, ये बाइल डक्ट हैं। और ये दोनों की दोनों बाइल डक्ट आगे जाके ज्वाइन हो जाती है और ज्वाइन होने के बाद में ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ज्वाइन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। अच्छा, गॉल ब्लैडर में क्या होता है दोस्तों? गॉल ब्लैडर में जो भी बाइल यहाँ से सिक्रीट होता रहता है कॉन्टिन्यूअसली, वो जाकर के गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और गॉल ब्लैडर उस बाइल में से, क्योंकि जो बाइल्स प्रोड्यूस होता है लीवर में, उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होता है। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, इसमें से एक्स्ट्रा वाटर है उसे एब्जॉर्ब करके बाइल को ये कंसंट्रेटेड बना देता है और यहां पर इसको स्टोर करके रखता है, जिससे इसकी जरूरत हो तो ये सिक्रीट हो जाए। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हुआ, इसमें से वाटर एब्जॉर्ब हो गया और बाइल जो जूस है वो हमारा ये क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। अब ये कंसंट्रेटेड होने के बाद में ये बाइल से जब सिक्रीट होता है तो ये होता है कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। और यही कॉमन बाइल डक्ट आगे जाने के बाद में जो पैनक्रियाटिक डक्ट है उसमें ज्वाइन हो जाती है और ज्वाइन होने के बाद में इसको हम कहते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, अच्छा, बाइल का रोल क्या है ये तो हम जानते ही है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में और फैट मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। क्योंकि जो फैट है, फैट के ग्लोब्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो बाइल इसका इमल्सिफिकेशन करने से फैट वाटर मॉलिक्यूल की तरीके से इस तरीके से इमल्शन बन जाता है। ओके, अब इमल्शन होने से इसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसके ऊपर जो लाइपेज एंजाइम है जो हमारे पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है, वो इजीली इसके ऊपर एक्ट हो सकता है। और लाइपेज इसको फाइनली इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को, जो छोटे ग्लोब्यूल्स टूट गए हैं इमल्सिफिकेशन होने के बाद में, लाइपेज इनको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर इसको ब्रेक कर देता है। इस तरीके से जो फैट है इसका डाइजेशन हो जाता है। ओके, अब जरा हम बात कर देते हैं इसके कुछ पार्ट्स की। जो लीवर है, इसके अंदर जो जितनी भी सेल्स जो होती हैं, लीवर की एक्टिव सेल्स होती हैं, उन सेल्स को हम हेपेटिक सेल्स कहते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो सारी हेपेटिक सेल्स हैं, ये जुड़ने के बाद में एक ग्रुप बनाती है, उस ग्रुप को हम कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। ये लोब्स बन जाती हैं, जैसे सपोज ये एक लोब है, इसके अंदर ये बहुत सारी लोब्स बनी हुई है। ठीक है, ओके, इनके अंदर हेपेटिक सेल्स हैं। तो ये हेपेटिक सेल्स सारी की सारी जुड़ने के बाद में हेपेटिक लोब्यूल्स बनाती हैं और इन लोब्यूल्स का ही फंक्शनल पार्ट हमारी हेपेटिक सेल्स होती है। ओके, जो कि बाइल को प्रोड्यूस करती है। अब खास बात करते हैं, इन हेपेटिक लोब्यूल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की। हेपेटिक लोब्यूल्स के ऊपर कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम कहते हैं ग्लिसन कैप्सूल। ग्लिसन कैप्सूल, ये ग्लिसन कैप्सूल वाला क्वेश्चन है, ये आपके नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। और हेपेटिक सेल्स है, यहां से भी आपका क्वेश्चन अराइज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हेपेटिक सेल्स, लीवर की जो फंक्शनल सेल्स है, उनको हम क्या कहते हैं, हेपेटिक सेल्स कहते हैं। और हेपेटिक सेल्स का जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। हेपेटिक लोब्यूल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है थिन, उसको हम कहते हैं ग्लिसन कैप्सूल। ओके, तो ये आपने लीवर के बारे में कंप्लीटली स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शंस को जाना है। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे स्टमक के बारे में। हाँ, तो दोस्तों, हमारा स्टमक के स्ट्रक्चर के बारे में तो हम अपने पहले वीडियो में देख ही चुके हैं। अब जरा इसके ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अच्छा, तो स्टमक है, कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, और इससे गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं। लेकिन ये गैस्ट्रिक जूसेस है, इसमें बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है,
जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसमें से बेसिकली वाटर और मिनरल्स हैं ये भी सिक्रीट होते हैं। इसके अलावा जो इसकी हमारे स्टमक की गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, इस म्यूकोसा के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स। और गॉबलेट सेल्स में से क्या होता है दोस्तों, म्यूकस निकलता है। ये वही म्यूकस है जो अंदर जो मेस्टिकेटेड फूड है उसके ऊपर लुब्रिकेशन, उसके ऊपर कोटिंग बनाता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। और साथ में क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी मौजूद सेल्स हैं वो HCl रिलीज करती है, तो HCl से अल्सरेशन का खतरा रह सकता है, ठीक है, क्योंकि HCl बहुत ज्यादा एक्टिव और कोरोसिव इन नेचर होता है। इसलिए जो गॉबलेट सेल से म्यूकस निकलता है ये हमारी स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम HCl, ये हमें म्यूकस सेल से रिलीज होने वाला म्यूकस, इन म्यूकस सेल्स को हम गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा ग्लैंड प्रेजेंट है उसके अब हम बात करें तो उन सेल्स का जो नाम है उसे हम कहते हैं चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स। चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स। चीफ सेल और पेप्टिक सेल से दोस्तों पेप्सिन एंजाइम निकलता है जिसका एक्शन होता है, और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन फॉर्म में होता है। ये बेसिकली ये पेप्सिनोजन, और ये पेप्सिनोजन कब एक्टिव होगा, जब ये HCl के कांटेक्ट में आएगा और ड्यूडेनम में पहुंचेगा तो ये एसिडिक पीएच में एक्टिवेट होगा और इसका एक्शन जो है जो प्रोटीन्स के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिनोजन, और HCl के कांटेक्ट में आते ही ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। थर्ड जो हमारी यहाँ पर जो सेल्स हैं उसे हम कहते हैं पेराइटल सेल्स या ऑक्सिंटिक सेल। पेराइटल सेल या ऑक्सिंटिक सेल, ये आप ऑक्सिंटिक सेल्स 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें ये दोनों नाम याद रखने हैं, पेराइटल सेल्स या ऑक्सिंटिक सेल। ऑक्सिंटिक सेल्स से HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, और इसके अलावा इन्हीं पेराइटल सेल से एक फैक्टर और रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। और इस इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या रोल है, हम जो अपने फूड के अंदर दूसरे विटामिन और मिनरल्स कंज्यूम करते हैं, हमारा फूड बहुत सारे विटामिन का सोर्स है। जैसे विटामिन B12 हमारे ज्यादातर फ्रूट्स में, मिल्क में और सभी चीजों में प्रेजेंट होता है। इसी विटामिन B12 को और बी कॉम्प्लेक्स को एब्सॉर्ब करने का काम जो होता है वो पेराइटल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम है दोस्तों। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को हमारे फूड से एब्सॉर्ब कर लेता है। तो स्टमक में हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, पहला गैस्ट्रिक म्यूकोसा। इस गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको हम म्यूकस सेल्स भी कहते हैं या गॉबलेट सेल्स कहते हैं दोस्तों। इस गॉबलेट सेल से म्यूकस रिलीज होता है जिसका काम है लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम HCl। सेकंड जो सेल्स है जिनका नाम है चीफ सेल्स या पेराइटल सेल्स। इन पेराइटल सेल्स से पेप्सिन निकलता है और इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन, जो कि पेप्सिन में एक्टिव होकर कन्वर्ट हो जाता है, जिसका रोल प्रोटीन डाइजेशन में है। और थर्ड है हमारी पेराइटल सेल्स और ऑक्सिंटिक सेल्स जिसमें से HCl रिलीज होगा और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है जो कि विटामिन B12 में हेल्प करता है। ये हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जो लास्ट पार्ट है, ये हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम इन स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स को हम जानते हैं, ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स मौजूद हैं जिससे कि हमारा इंटेस्टिनल जूस निकलता है। चलो हम इसकी बात करते हैं। ये जो हमारा ड्यूडेनम है इसके अंदर जो इसकी सेल्स हैं, सब म्यूकोसा वाली लेयर, सब म्यूकोसा जो हमने बात की थी दोस्तों, सब म्यूकोसा इंटेस्टाइन, इसके अंदर एक खास टाइप का ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं ब्रूनर ग्लैंड, ब्रूनर, ठीक है। अब होता क्या है ड्यूडेनम वाले पोर्शन में, सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन में ब्रूनर ग्लैंड, इस ब्रूनर ग्लैंड से बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट होते हैं और ये बाइकार्बोनेट आयन एल्कलाइन के मीडियम को थोड़ा मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो मीडियम है उसको ये एल्कलाइन बना देता है। करीबन अप्रोक्सीमेटली ये 7.8 के आसपास इसका पीएच हो जाता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर भी HCl, लाइपेज और सभी पेप्टिडेज जो हमारे पेप्सिन है ये सारे के सारे सिक्रीट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है इंटेस्टिनल म्यूकोसा में जो कंटिन्यूअसली म्यूकस सिक्रीट करती है और एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाती रहती है इंटेस्टाइन के अंदर। और जो नेक्स्ट है, इसके इंटेस्टाइन के अंदर जो इपिथेलियम सेल्स होती है वो ब्रश बॉर्डर होती है। ब्रश बॉर्डर से मतलब है ये जो लॉन्ग, ये सिलेंड्रिकल टाइप में, और इनके ऊपर छोटे छोटे सिलिया होते हैं, ठीक है। ये ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम सेल्स है, ये भी कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है। तो इस तरीके से बाइकार्बोनेट आयंस, म्यूकस, इसके अलावा एंजाइम्स, ये सारे के सारे मिल करके क्या कलेक्टिवली हम क्या बनाते हैं, ये
ये स्यूकस एंट्रिकस बनाते हैं और इस स्यूकस एंट्रिकस को ही हम इंटेस्टिनल जूस कहते हैं दोस्तों। तो ये हमें ध्यान रखना है। आपका जो ये क्वेश्चन है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है कि बाइकार्बोनेट आयंस कहां से सिक्रीट होते हैं। तो इसका जो आंसर था वो था ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम के अंदर भी कौन सा ग्लैंड होता है? ब्रूनर ग्लैंड्स होता है। और उसकी लोकेशन क्या होती है? सब म्यूकोसा ऑफ, ये क्योंकि पूरा इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, तो इसकी जो सब म्यूकोसा लेयर होती है उसके अंदर ब्रूनर ग्लैंड होता है और वही बाइकार्बोनेट आयंस को सिक्रीट करता है और एल्कलाइन मीडियम को बनाता है वहां पर। इसके अलावा गॉबलेट सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं और ब्रश बॉर्डर सेल्स जो कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने सारे ग्लैंड्स और इनके फंक्शंस को जाना है। प्लीज नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Press the bell button and subscribe my channel The Easy Way by D. Bhavani Singh. Okay, thank you friends. If you like my channel, please subscribe my channel.